आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे सॉरी कहना चाहूँगा, किसी कारणवश मैंने ये सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं रख पाया। हालांकि अब अपन इसको सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। सीरीज़ नंबर 23 एसआई इंस्पेक्टर यानी कि उप निरीक्षक भर्ती के इंटरव्यूज में आरपीएससी के द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चंस का डिस्कस अपन इस वीडियोस में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो मेंबर के द्वारा पूछा गया है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो यहाँ पे मास्क N95 हाल ही में चर्चा में है। इसका मुख्य कारण क्या है? यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा जो आंसर दिया जाता है, कोरोना वायरस को देखते हुए और उसकी सुरक्षा के लिहाज से मास्क पहनना काफ़ी आवश्यक है। अगर बात करें वो मास्क की, तो N95 जो है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी ये कह चुका है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए N95 सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी सुरक्षित माना गया है। लेकिन N95 मास्क पर सवाल उठ गए हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर इस बात की आगाह किया कि जो N95 मास्क जो है उसमें रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम को लेके, उसके छेद में रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम को लेके N95 जो है मास्क वायरस को रोकने के लिए एक सूटेबल नहीं है। हालांकि इसका इस्तेमाल महामारी को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के खिलाफ है। केंद्र सरकार को चिट्ठी में इसकी वजह भी यहाँ पे बताई गई है और ये सभी राज्यों पे इसका एक प्रतिबंध भी लगाने को यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, आपका कोई ऐसा गुण, आपका ऐसा कोई क्वालिटीज जिसके आधार पर आप एसआई कंफर्म यहाँ पे सिलेक्शन ले लेंगे, आपको वो आपकी क्वालिटी बतानी है। मैं अपने एक विवेक के अनुसार जो आंसर दे रहा हूँ, अपनी योग्यता और दृढ़ विश्वास के साथ रखकर, यानी आपका जो योग्यता है, ग्रेजुएशन यानी क्वालिफिकेशंस है और आपका दृढ़ विश्वास है, उसको साथ में रखकर मैं इसकी नियुक्ति के लिए एक पद अपने लिए सिलेक्शन जरूर यहाँ पे लूँगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और मैंने इसका जो आंसर है काफ़ी एक रेलिवेंट देने की कोशिश की। हो सकता है आपका आंसर कुछ और हो क्योंकि सिचुएशनल क्वेश्चन है, आप जैसे चाहो सिचुएशन के अकॉर्डिंग बना सकते हैं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो विश्व और भारत में सबसे पहले कोरोना का केस जो है सबसे पहले कहां पर देखा गया, यानी कहां पे ये मिला। अगर मैं विश्व की दृष्टि से बात करूं कोरोना वायरस की, तो यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे दुनिया में कोरोना वायरस के सबसे पहले मरीज की बात करें तो यहां पे चीन में 57 साल की एक लेडी को पहचाना गया, आइडेंटिफाई किया गया कोरोना वायरस उसमें। ये जो है चीन के वुहान में झिगी बेचने वाली एक लेडीज थी। इनका नाम अगर बात करें तो वेई गुइजियन और इसके जो पेशेंट है वो 0 बताया गया। अगर भारत की बात करूं, भारत में जो कोरोना वायरस का पहला पेशेंट जो आया था वो केरल स्टेट में आया था, जो कि एक मेडिकल की पढ़ाई करने वाली 20 वर्ष की एक लड़की थी जो कि पहली कोरोना से पीड़ित मरीज बताई गई, जो भारत में कोरोना वायरस से पॉजिटिव यहाँ पे पाई गई थी। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे कोरोना से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने काफ़ी डिटेल से एनालिसिस इस वीडियोस में कर रहा हूँ। नेक्स्ट अगेन कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चंस है। कोरोना का नाम कोविड-19 कब रखा गया और इसका मुख्य कारण क्या था? मैं आपको बता दूं, इसका जो कोविड-19 रखा गया है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने 30 जनवरी 2020 को कोरोना वायरस के कारण यहाँ पे वैश्विक आपातकालीन घोषित किया गया और इसका नाम जो है 11 फरवरी 2020 को कोविड-19 यहाँ पे रखा गया। और ये जो नामकरण है कोविड-19, ये एक महामारी आप कह सकते हो या फिर पैंडेमिक डिजीज आप इसको कह सकते हो, नोबल डिजीज आप लोग इसको कह सकते हो। ये सभी नामकरण जो है WHO के द्वारा यहाँ पे किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कोरोना वायरस क्या है? काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं कोरोना से रिलेटेड। मैं आपको बता दूँ, सिंपली अगर कोरोना की बात करें तो ये एक प्रकार का निडोविरियल्स ऑर्डर से संबंधित है, जो कि आप लोग इसको कह सकते हो निडोविरलस ऑर्डर का एक डिजीज, जिसमें अगर बात करें इससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन की, तो जिसमें कोरोनवीराइडे या फिर आप कह सकते हो ओटीरेवाइडे, उसके बाद में रोनीविरेडे और उसके बाद में ये जो सभी जो वायरस का मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सभी एक ही फैमिलीज के हैं, जिसमें एक कोविड-19 भी इससे लिया गया, यानी कि कोरोना वायरस भी इसी प्रॉपर्टी से जन्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किन संसाधनों से यहाँ पे की जाती है, यानी सबसे ज़्यादा जो सिंचाई के सोर्स हैं राजस्थान में वो क्या हैं? अगर मैं सोर्स की बात करूँ तो यहाँ पे भूमि का लगभग 70% जो है कुआं और नलकूप से यहाँ पे सिंचाई की जाती है खेती की। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, लगभग 70% यहाँ पे कुआं और नलकूप से की जाती है सिंचाई।
उसके बाद में 26% जो है वो नहरें के माध्यम से यहाँ पे की जाती है, और बाकी यहाँ पे 3% जो है तालाबों की सहायता से यहाँ पे सिंचाई की जाती है राजस्थान में भूमि की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो राजस्थान में कुल उपखंड की संख्या कितनी है। अगर मैं इसकी आंसर की बात करूं तो यहाँ पे कुल उपखंड राजस्थान के जो है वो 244 हैं। इसी प्रकार से आप लोग कह सकते हो कि कुल तहसील भी यहाँ पे राजस्थान में 244 हैं। और जिलों की बात करें तो यहाँ पे टोटल जिले जो राजस्थान में है वो 33 है, जिसमें लास्ट जिला जो है वो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। और संभाग की बात करें तो यहाँ पे कुल 7 संभाग है। इसमें नया संभाग जो है वो भरतपुर संभाग है, जो अभी हाल ही में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में डबोक जो है यानी डबोक जो है एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है। अगर मैं बात करूं डबोक एयरपोर्ट की तो ये मोस्ट ऑफली अपना उदयपुर डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान का उसमें स्थित है। और इसके पूरे नाम की बात करूं तो यहाँ पे महाराणा प्रताप के नाम से ये एयरपोर्ट जाना जाता है, जो कि महाराणा रूलर जो अपने प्रिंसेसली स्टेट ऑफ मेवाड़ यानी मेवाड़ के जो महाराजा थे, राणा थे, उनके नाम से इसका रखा गया है। और ये नॉर्थ वेस्टर्न का एयरपोर्ट माना जाता है। अगर मैं थोड़ी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो न्यू पैसेंजर टर्मिनल कमेंस उज्जैन, नया पैसेंजर कमेंसमेंट जो किया गया है, शुरू किया गया है, वो फरवरी 2018 में यहाँ से शुरू किया गया है पैसेंजर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सामान्यतः ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं पंचायतों में महिला जो लगी हुई है उनके द्वारा कोई कार्य यहाँ पे नहीं किया जाता, लेकिन उनके जो कार्य हैं उनके पति के द्वारा यहाँ पे किए जाते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है? काफ़ी अच्छा सिचुएशनल क्वेश्चन, आप इसको सोच समझ के अपने पे लेके इसको दीजिएगा। यहाँ पे मेरे विवेक के अनुसार अगर मैं आंसर दूं आपके सामने तो सर मैं नहीं मानता कि ऐसा होता है, और अगर होता भी होगा तो एक महिला विशेष से ये चीज़ होती होगी, किसी महिला ये चीज़ करती होगी। अदरवाइज सभी महिलाओं को अपन एक जैसा या फिर सभी पे अपन ये चीज़ नहीं कह सकते, नहीं अप्लाई कर सकते। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि कुछ जगह कुछ सिचुएशंस में पुरुष कैंडिडेट का होना भी यहाँ पे आवश्यक है, तो इसका एक मुख्य कारण ये भी अपन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपने ग्रेजुएशन इग्नू से किया है। इग्नू का मुख्यालय राजस्थान में इंडिया में कहाँ स्थित है? तो मैं आपको बता दूं, इसका मुख्यालय की अगर बात करें तो न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद में इग्नू का पूरे नाम की अगर बात करूं तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से ये जाना जाता है। और ये यूनिवर्सिटी जो है इसका जो स्थापना जो है 1985 में की गई थी भारत में। और ये यूनिवर्सिटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर के अंडर में आती है। और इसके जो भी रूल्स, कोलैबोरेशंस, कुछ भी कोर्सेज होते हैं, सिलेबस जो होता है वो सभी यहाँ पे यूजीसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये कार्यरत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो राजस्थान पुलिस की कितनी बटालियन यहाँ पे हाल ही में कार्यरत है राजस्थान में? तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान में जो बटालियन जो है जो हाल ही में राजस्थान में यहाँ पे कार्यरत है उनकी अपन बात करेंगे तो टोटल यहाँ पे राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे 14 बटालियन जो हैं अभी कार्यरत हैं, जिसके अंदर से अगर बात करें तो 14 बटालियन जो हैं वो आरएसी की हैं, 11 बटालियन जो हैं वो जो डिप्लॉयड हैं इन राजस्थान में, जबकि 3 जो हैं राजस्थान की यूनिट जो हैं वो दिल्ली में स्थित हैं। अगर मैं कुछ चर्चा इसके बारे में आपसे करूं तो यहाँ पे फर्स्ट बटालियन जो है जोधपुर, कोटा, बीकानेर, जयपुर, फिर जयपुर में 2 हैं, धौलपुर, भरतपुर, दिल्ली, टोंक, बीकानेर, दिल्ली में 2 इसकी है। उसके बाद में जेल सिक्योरिटी, उसके बाद भरतपुर। आप लोग कह सकते हो दिल्ली में यहाँ पे 3 हैं, जो अदर स्टेट में यहाँ पे राजस्थान की बटालियन स्थित हैं। उनमें से अगर बात करें तो आरएससी की टोटल यहाँ पे 14 बटालियंस हैं जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में राजस्थान के यहाँ पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो वेग क्या होता है? मैं साइंस फॉर्मेट में बात कर रहा हूँ, साइंस के कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछा गया। वेलोसिटी क्या होती है, वेग क्या होता है, एक ही बात है। मैं आपको बता दूं विस्थापन में परिवर्तन की दर को यहाँ पे वेग कहते हैं। अगर इंग्लिश में बात करें तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड ए वेलोसिटी। अगर इसके मात्रक की बात करें तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड होता है, जो कि इसका मात्रक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो स्थिर विद्युत की क्या होती है और मुख्य रूप से इसकी खोजकर्ता यहाँ पे कौन थे? सबसे पहले अगर स्थिर विद्युत की बात करें तो यहाँ पे स्थिर विद्युत की वो होती है जिस विद्युत को अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं ले जा सकते, या फिर अपन कह सकते हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं ले जाया जा सकता, उस विद्युत को अपन स्थिर विद्युत की कहते हैं। मुख्य रूप से इसकी खोज जो है सबसे पहले स्थिर विद्युत की थेल्स ने की थी। थेल्स एक ब्रिटिश के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसकी खोज की थी। उसके बाद में एक गतिशील विद्युत भी आई थी जिसकी जो आविष्कार करता है वो वोल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो अल्टरनेटर का मुख्य कार्य क्या होता है? मैं साइंस फॉर्मेट में बात कर रहा हूं। ये कैंडिडेट जो है साइंस से बिलोंग करते हैं तो इसलिए इनसे साइंस के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं।
तो मैं आपको बता दूं अल्टरनेटर का मुख्य कार्य जो होता है, मुख्य जो प्रिंसिपल होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना, यही एक डिवाइसेस को अपन अल्टरनेटर कहते हैं। यानी आप इसको सिंपली लैंग्वेज में समझें तो इस प्रकार की युक्ति जो मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करती है उसको अल्टरनेटर कहते हैं। और इसी का अगर मैं वाइस वर्सा यानी कि इसको उल्टे की बात करूं, विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति को यहाँ पे मोटर कहते हैं, जो सामान्य रूप से एक दूसरे के अपोजिट है। मोटर की बात करें तो ये आउटपुट अपन को मैकेनिकल देता है, अगर मैं अल्टरनेटर की बात करूं तो ये आउटपुट अपन को इलेक्ट्रिकल देता है। तो दोनों आपस में वाइस वर्सा है और दोनों ही यहाँ पे फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रिंसिपल पे यहाँ पे डिपेंड होती हैं, आधारित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे सुंगकालीन महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति जो इस देवी का प्राचीनतम अंकन है कहां से प्राप्त होती है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा रिलेवेंट क्वेश्चन था, मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चंस का ये पता नहीं है, कैंडिडेट ने थोड़ा सा सुंगकालीन से रिलेटेड करके बोला था। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है नगर नैनवा यानी टोंक डिस्ट्रिक्ट में जो पड़ता है वो यहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो सवाई जयसिंह ने किस स्थान पर वेधशालाओं का यहाँ पे निर्माण करवाया। तो मैं आपको बता दूं अपने जो टोटल वेधशाला जो हैं जो जयसिंह के द्वारा यहाँ पे बनाई गई थी वो टोटल यहाँ पे 5 हैं, जैसे कि दिल्ली, बनारस, उसके बाद मथुरा, जयपुर। तो ये सभी जो वेधशाला हैं ये अपने जयसिंह के द्वारा बनाई गई है। दिल्ली वाली वेधशाला जो है वो काफ़ी पुरानी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अकबर ने किस हाड़ा शासक को राव राजा की उपाधि प्रदान की गई थी, यानी कि राव राजा की उपाधि किस हाड़ा शासक को अकबर के द्वारा दी गई थी। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो यहाँ पे सुरजन सिंह हाड़ा जो बूंदी के शासक थे उनको यहाँ पे दी गई थी उपाधि। इससे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन की बात करें तो 1579 ईस्वी में एक राजा राव सुरजन हाड़ा जिसने कि रणथंबोर और बूंदी के किले मुगल सम्राट अकबर को सौंप दिए थे और उनसे ये संधि कर ली थी। इस संधि के खिलाफ जो आवाज उठाकर उन्होंने दरबारी और बड़े पुत्र मेवाड़ के साथ में शामिल हो गए। मुगलों द्वारा दिए गए खिताब और ओहदे में नशे में डूबे राव सुरजन सिंह हाड़ा के बाद में भोज सिंह उनकी गद्दी पे बैठे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो आप एक कच्चे अंडे को ठोस सतह पर कैसे छोड़ेंगे कि वो क्रैक ना हो। काफी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी से उसको पढ़ लीजिएगा। एक अंडा आपके पास में है और उसको आप ठोस सतह पे छोड़ना चाहते हैं और इस प्रकार से छोड़ना है कि वो आपका क्रैक ना हो। मैं आपको बता दूं ठोस सतह जो है अंडे गिरने से टूटेगी नहीं। मैं आपको बता दूं जो अपने पास सतह है, जो ठोस सतह है, आप उसके ऊपर अंडा कैसे भी गिरा लो वो ठोस सतह जो है वो तो टूटेगी नहीं। तो इसी प्रकार से आप अंडे को उस सतह पे कैसे भी छोड़ सकते हो, आपका जो सतह है वो किसी प्रकार का क्रैक यहाँ पे नहीं होगा। ये एक सिचुएशनल क्वेश्चन है, आप लोग उसको दूसरे वे से भी आप बता सकते हो अपने आंसर के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। एक सीधी लाइन खींच कर इक्वेशंस को सही साबित करें। आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, उसके ऊपर आपके इस इक्वेशन को जो दे रखी है 5 + 5 + 5 बराबर 550, इसको साबित आपको करना है। मैं आपको बता दूं इसको सिंपली इससे कह सकते हैं कि आपको सीधी लाइन खींचनी है, सीधी लाइन खींचनी है। उसके बाद में आप तिरछी लाइन जो है सीधी लाइन को भी खींच सकते हैं। जो सीधी लाइन आपने खींच रही है उसको तिरछी भी खींच सकते हैं ना। इस प्रकार आप कह सकते हो कि प्लस के निशान पर तिरछी रेखा खींचने पर यह अंक 4 बन जाएगा और 4 बनने के बाद में इससे बात यहाँ पे 545 में अगर 5 जोड़ दोगे तो आपके पास में जो संख्या प्राप्त होगी 550 हो जाएगी। मैं आपको वापस बता देता हूं, आपके पास में एक स्ट्रेट लाइन है, आप उसको तिरछा भी खींच सकते हैं। जब आप तिरछा उसको खींचेंगे तो 2 तिरछी लाइनों खींचेंगे तो आपके पास में एक प्लस का साइन बन जाएगा और उस प्लस के साइन बनने के बाद में जो अपने पास में अंक है वो 4 की तरह आपको शो होगा और वो 4 अंक जो है वो इस प्रकार से लिख सकते हैं 545 + 5, तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो 550 आएगा। हो सकता है इसमें मिस्टेक हो, आप लोग अच्छी से इसको चेक भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपसे बताना चाहता हूँ। कभी भी किसी भी इंटरव्यूज में अगर आप लोग आंसर देते हो तो उसके कुछ जो मेन जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं, जो बेसिक पॉइंट्स आपको पढ़ने होते हैं। मेरे हिसाब से, मेरे नज़रिए से मैंने अभी तक जो आरपीएससी के ऐसा इंटरव्यूज में कैंडिडेट का देखा है तो उसका एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं सही जवाब में आप शुरू इंटरव्यूज में शुरुआती में 30 से 45 मिनट पे आप उसका परिचय के क्रम देना चाहिए। पूरा नाम, आपका शहर, 10वीं 12वीं किस बोर्ड से की, कितने प्रतिशत हासिल किए, कॉलेज में शैक्षणिक योग्यता क्या है, उसके बाद में आपने अपनी जो नौकरी है उसको आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं,
या फिर उस नौकरी में आप नया इन्वेंशन क्या करेंगे, किस प्रकार से उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, सहयोग करेंगे और क्या उसमें नया इनोवेशन अपन डालेंगे। ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाता है। अपने आप को संक्षिप्त में समझाना, अपने आप को कम शब्दों में डेमोंस्ट्रेट करना एक अच्छा वे है। क्या गलती करते हैं ज़्यादातर अभ्यर्थी इंटरव्यूज़ में? अगर मैं आपको बता दूं, काफ़ी इंटरव्यूज़ जो होते हैं, जो कैंडिडेट इंटरव्यूज़ देने जाते हैं, तो वो ये चीज़ सोच लेते हैं कि हमें जैसे क्वेश्चंस पूछेंगे हम उसका रिपीटेड आंसर उसको दे लेंगे। मैं आपको बता दूं, आप लोग मोस्ट ऑफली जो गलती करते हैं, जो यहाँ पे कैंडिडेट ने की है, मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोग इस जगह इस तरह से जवाब देते हैं जो इंटरव्यू लेने वाले कोई खास प्रभाव यहाँ पे उस पर पड़ता ही नहीं है, कॉमन आंसर उसको देते हैं। दोस्तों के द्वारा यहाँ पे नौकरी के बारे में पता चला, आपकी क्षेत्र में बेस्ट है, तो ये चीज़ें जो हैं नॉर्मल चीज़ें हैं, हर आदमी इसको बोलता है। आप लोग ये चीज़ें बोलोगे तो इस पर कोई इफेक्ट सामने वाले पे, इंटरव्यूअर्स पे नहीं होने वाला। आपको कुछ हट के, कुछ उसमें एडिशनल आपको नॉलेज आपको उसके सामने शेयर करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, उसको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि वाकई आपको इससे हट के कुछ आता है। आप में थिंकिंग जो है, आपका मोटिवेटेड जो पावर है, एक काफ़ी बेस्ट है, एक अच्छा प्रेफरेंशियल आपके पास में नॉलेज भी है इससे रिलेटेड। उससे रिलेटेड अपन कुछ और बातें मैं आपसे शेयर करूं। आप सही जवाब कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं। आपकी नौकरी इस क्षेत्र में जो 5 साल से लीडर है, यानी आपने जो नौकरी की है, इससे पहले जो आपने नौकरी की है, हालांकि कुछ स्टूडेंट ने नौकरी नहीं की होगी, कुछ स्टूडेंट्स जैसे मान लो राजस्थान पुलिस में लगे हुए हैं, तो ये अपने आंसर को इस प्रकार से डेमोंस्ट्रेट कर सकते हैं सामने इंटरव्यूअर्स के सामने कि हमने अपनी नौकरी में 5 साल जो हमने नौकरी की उसमें हमने लीडरशिप की, और लीडरशिप में करने के बाद में आपकी नौकरी में 2017 में आपको अवार्ड भी मिला, और अवार्ड मिलने के बाद में आपकी पहुंच जो है देश विदेश में आपने कई क्षेत्रों में भी बनाई। अपने सर्विस में रहते हुए काफ़ी मीटिंग्स में भी आपने कंट्रीब्यूशन किया। उसके बाद न्यूज़पेपर से भी आप कह सकते हो इस वैकेंसीज के बारे में पता लगा। मुझे यकीन है कि आप काम करके बहुत ही कुछ सीख सकते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा इससे समय भी दे सकते हैं, और राजकीय सेवाओं का अनुभव जो आपको रहा है वो भी आप इसमें शेयर कर सकते हैं। आप नौकरी के संघर्ष उद्देश्य के बारे में भी बता सकते हैं। अगर आप नौकरी में आए हो, किस बेस पे आए हो, कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिली, वो चीज़ें भी आप यहाँ पे बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कुल कितनी है? मैं आपको बता दूं, राजस्थान की टोटल लंबाई जो है पश्चिमी भाग में पाकिस्तान के साथ ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, जो रेड क्लिफ के नाम से जाने जाती है। टोटल यहाँ पे 1070 किलोमीटर की लंबाई है, जो श्री गंगानगर से हिंदूमल कोट से लेके बाड़मेर के बखासर तक यहाँ पे जाती है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले अगर बात करें तो पाकिस्तान की सीमा के निकट शहर श्री गंगानगर व दूर शहर जो है वो बीकानेर है। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 4 जिले यहाँ पे स्थित हैं। श्री गंगानगर की अगर बात करें तो 210 किलोमीटर की बाउंड्री टच होती है पाकिस्तान से। बीकानेर की बात करें तो 168 किलोमीटर बाउंड्री टच होती है। जैसलमेर की 464 जो सबसे ज़्यादा है, बाड़मेर की 228। इसी प्रकार से जैसलमेर पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है 464, और सबसे कम की बात करें तो यहाँ पे बीकानेर बनाता है जो कि 168 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है या फिर सीमा को टच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस किस जिले में यहाँ पे होता है? राजस्थान के कौन से जिले में अमेरिकन कपास का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर जो है बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर जिले जो हैं वो यहाँ पे अमेरिकन कपास उत्पादन करने में काफ़ी माहिर माने जाते हैं, अग्रणी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? यानी राजस्थान में नागपुर संतरे के कंपेरिजन में किसको कहा जाता है? मैं आपको बता दूं, संतरे के उत्पादन की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे झालावाड़ में होता है, जो कि नागपुर की यहाँ पे कंपैरिजन इसका किया गया है, जो कि सबसे ज़्यादा संतरा यहाँ पे संतरों का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो राजस्थान का एकमात्र दूध विज्ञान व टेक्नोलॉजी महाविद्यालय कहाँ पे स्थित है? हालांकि ये क्वेश्चन जो है इसको डेमोंस्ट्रेट करके आज से पूछा गया है। पिछले बार जो इंटरव्यू ने जो क्वेश्चन पूछा था वो ये पूछा था कि राजस्थान में दूध की महाविद्यालय कहाँ पे स्थित है। उसी क्वेश्चन को उसने डेमोंस्ट्रेट यहाँ पे करके पूछ लिया कि टेक्नोलॉजी महाविद्यालय कहाँ पे स्थित है दूध से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में अगर आंसर की बात करें तो मैं आपको बता दूं, राज्य का एकमात्र दूध विज्ञान व टेक्नोलॉजी महाविद्यालय उदयपुर में स्थित है, जो कि महाराणा प्रताप कृषि व तकनीकी विश्वविद्यालय के अधीन ये संचालित है। यानी इसका कार्यभार जो है, इसका संचालन जो है वो महाराणा प्रताप कृषि व तकनीकी विश्वविद्यालय के द्वारा यहाँ पे किया जाता है इसका संचालन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक
ट्वेल्व क्वेश्चन है। ये कैंडिडेट जो हैं ये उदयपुर से बिलोंग करते हैं, इसीलिए इनसे उदयपुर से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। हो सकता है कि आप लोग किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको वो चीज़ नहीं आती तो इसका मतलब आप इंटरव्यूज़ क्वालिफाई नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस और आपका एक IQ पावर जो होता है, आपका पर्सनैलिटी होता है, आपका व्यक्तित्व जो होता है, प्रेजेंट करने का मेथड जो होता है क्वेश्चन के आंसर को, वो अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे राजस्थान में पुलिस कमिश्नरेट के कितने भागों में बांटा गया है। राजस्थान में जो पुलिस कमिश्नरेट जो है उसको मुख्यतः कितने भागों में यहाँ पे बांटा गया है। मैं आपको बता दूं मुख्य रूप से यहाँ पे राजस्थान के कमिश्नरेट जो है वो 2 भागों में बांटा हुआ है, जिसका जो हेड है, जिसका जो चीफ है वो DGP होता है। DGP का पूरा नाम अगर बात करें तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, जो यहाँ पे एक बड़ा सीनियर ऑफिसर होता है, IPS ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कोरोना के समय पुलिस की छवि में परिवर्तन यहाँ पे देखने को मिला, यानी परिवर्तन यहाँ पे देखने को मिला, सभी को परिवर्तन भी आया। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। ये कैंडिडेट के द्वारा जो क्वेश्चन का आंसर जो दिया जा रहा है, जी हाँ सर, ये बिल्कुल सही है कि कोरोना काल में पुलिसकर्मी की छवि जो है एक योद्धा की छवि के स्वरूप यहाँ पे देखी गई है, जिसमें पुलिसकर्मी ईमानदारी कर्तव्यनिष्ठ होकर अपनी ड्यूटी को निभाई है और अपनी ड्यूटी के प्रति काफ़ी वफादार ईमानदार भी रहा है, और यहाँ पे देश की सुरक्षा के प्रति उसने अपनी काफ़ी सुरक्षित जिम्मेदारियाँ जो हैं वो भी यहाँ पे एक समय को रहते हुए यहाँ पे निभाई है। इसी कारण से पुलिस की छवि जो है कोरोना काल में बहुत ही अच्छी मानी गई है। हालांकि अगर मैं बात करूँ राजस्थान की पुलिस की छवि जो है, राजस्थान पुलिस की काफ़ी बेकार मानी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग उसको नेगेटिव रूप से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आपको उसको पॉजिटिव लेके मेंबर के सामने उसको रिप्रेजेंट करना है, बताना है। कभी भी उसके नेगेटिव पॉइंट्स को आपको नहीं बोलना, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को बोलना है और उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पुलिस रेंज का हेड कौन होता है, यानी पुलिस की जो रेंज होती है, यानी रेंज जो होती है पुलिस की, उसका जो हेड होता है, चीफ जो होता है, मुख्य जो कार्यकर्ता जो होता है, वो कौन होता है। मैं आपको बता दूं पुलिस रेंज का जो हेड जो होता है वो IGP होता है। IGP की पूरी नाम अगर बात करूं तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है। मुख्य रूप से यहाँ पे जो 7 पुलिस रेंज जो हैं राजस्थान में, टोटल राजस्थान में 7 पुलिस की रेंज है, जिसके प्रत्येक रेंज का जो हेड जो है वो IGP होता है, जिसे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के नाम से भी जानते हैं। और स्टेट की अगर बात करें, अपने राजस्थान की बात करें तो ये 40 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है, जो कि इस प्रकार से है। 3 रूरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं यानी ग्रामीण है, 2 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो सिटी के हैं, जैसे जयपुर सिटी है, रेलवे पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये चीज़ें हैं। 170 सर्कल्स से बने हुए हैं, 709 पुलिस स्टेशन हैं, 788 आउट पोस्टेड है, यानी स्टेशन से बाहर जो पोस्टेड होती है। उसके बाद में फोर्सेस एंड 879 जो है इंस्पेक्टर्स हैं। टोटल यहाँ पे 3366 सब इंस्पेक्टर हैं, 3902 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, 8867 हेड कांस्टेबल्स हैं। उसके बाद में 52,837 कांस्टेबल हैं और 700 से लेके यहाँ पे लगभग यहाँ पे IPS ऑफिसर्स हैं। और राजस्थान पुलिस सर्विसेज की बात करें तो वो भी यहाँ पे इसमें एडिशनल है 700 इंडियन पुलिस सर्विसेज में। तो यहाँ से आप लोगों के पास में थोड़ी डिटेल्स जो है मैंने आपको पुलिस से रिलेटेड जो भी इनकी फील्ड्स होते हैं, उसके जो कार्य का जो पैलेसेस होता है उसके रिलेटेड मैंने आपको जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा होता है। मैं आपको बता दूं, आपको घबराने की आवश्यकता कतई नहीं है, क्योंकि ये स्टूडेंट जो हैं वो केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। इनके केमिस्ट्री में शायद मेरे ख्याल से इन्होंने BSc किया हुआ था, ऐसा कुछ किया हुआ था, केमिस्ट्री से बिलोंग करते थे या फिर इनका फेवरेट सब्जेक्ट था, तो उनसे लेके यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। मैं आपको बता दूँ रेडियो फॉस्फोरस जो है वो आइसोटोप होता है, जो इसका राइट आंसर है। तो ये अपने पास में थी आज की डिस्कस जो मैंने इस वीडियोज़ के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश की। मैं आपको बता दूं ये सभी क्वेश्चंस जो हैं ये मेरे पास में जो पहले का कलेक्शंस था, पहले के कलेक्शंस में जो क्वेश्चंस पड़े हुए वो क्वेश्चन है। हालांकि आज के क्वेश्चंस नहीं है, आज इंटरव्यूज़ नहीं है। तो अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे अपडेट्स आपके सामने लाते रहते हैं। और मैं आशा करूँगा कि जो भी आंसर्स में अगर आपको मिस्टेक लग रहा है, किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है, तो दिए गए कमेंट बॉक्स में आपको राइट आंसर देके मुझे सजेस्ट कर सकते हैं और मुझे बता भी सकते हैं उसका राइट आंसर। थैंक यू, धन्यवाद।